हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम हर दिन सतत रूप में चल रहे हैं और एग्जाम देने के बाद जो भी बच्चा का रिव्यू आता है उस रिव्यू से हम लोग क्वेश्चन को कलेक्ट करके हर दिन आप लोग के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए जो वही सेशन जो हम लोग फिर से प्रारंभ कर रहे हैं, आज का जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है बच्चों को फीडबैक पे। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चार पक्षी ए बी सी तथा डी ने एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटों के बाद आरंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, बहुत से क्वेश्चन पूछता है कि एक सिग्नल का लाइट इतना इतना सेकंड पे बढ़ता है, या कोई धावक हो जो एक वृत्ताकार पथ को चक्कर लगा रहा है। तो सबसे जो इजी होता है, दी गई संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेकर अपना आंसर पुट कर देते हैं। तो आइए जो इसका पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए पक्षी है वह कितना टाइम ले रही है, 27 सेकंड। तो हम इसको लिख देंगे कि यह 27 सेकंड ले रही है। बी कितना ले रही है, सेकंड में ले रही है, इन मिनट में ले रही है। ठीक, ए ले रही है 30 मिनट, जो सी है वह कितना ले रही है, 45, और जो डी है वह ले रही है 60। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले इसका आप लोग आंसर लेकर, यानी कि पहले इसका एलसीएम निकालिएगा। जो भी एलसीएम आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां से यदि हम एलसीएम के देखें तो अब एलसीएम देखिए बहुत तरीका से निकालते हैं लोग। एक तो होता है गुणनखंड मेथड, गुणनखंड मेथड नहीं जाइएगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो यहां से जब 27 है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कहिएगा कि 27 को लिख दीजिए 3 के पावर क्यूब। उसी प्रकार हम लोग 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 इंटू 6, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 5 इंटू 9, यानी कि ए तो हो जाएगा 5, और फिर हम लोग 9 का लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। आगे कह रहा है 60, 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। जब भी इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्राइम नंबर जो भी आया है जिसका मैक्सिमम पावर है उसी को लेकर आप लोग मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहां से आपको प्राइम संख्या कौन मिला है, 3 मिला है, 5 मिला है और 2 मिला है। इसके अलावा और कुछ मिला है क्या, 3, 5, 2 के अलावा कुछ नहीं है। तो 2 का मैक्सिमम पावर देखना है बाबू। 2 का मैक्सिमम पावर इसमें देखिएगा तो केवल यहां पे मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 2। तो यहां से लिख दीजिए इसका मैक्सिमम पावर। 3 का आप देखेंगे कि 3 का मैक्सिमम पावर कितना होता है, तो 3 का मैक्सिमम पावर है 3। यहां पे कितना लिखा है, 3, तो इसको लिख लीजिए 3 के मैक्सिमम पावर। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 का मैक्सिमम यानी कि अधिकतम पावर को देखना है, तो केवल आ जाएगा 1। अब बस गुना कर दीजिए, 2 गुना ये हो गया 4, 4 27, यहां से 4 5 20, और 27 में जब गुना कीजिएगा तो 27 दूना 54। तो फाइनली जो आ जाएगा कि 540 मिनट के बाद, 540 मिनट के बाद वह पुनः एक स्थान पे आ जाएगी। लेकिन 540 मिनट में ना देकर इसको पूछा है कि कितने घंटा में, तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 540 मिनट को जब हमको घंटा में कन्वर्ट करना है तो 1 0 से 1 0 और 6 9 54, टोटल कितना आ जाएगा, 9 आवर के बाद यह पुनः एक स्थान पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग एलसीएम निकालकर उसका आंसर पुट कर दीजिएगा। और एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर लेकर मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आप लोग के लिए पढ़ दे रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहले क्या आप लोग जो दिया गया डाटा है पहले उसको लिखिएगा। यहां से कह रहा है कि जो 12 व्यक्ति है 20 मीटर लंबा गड्ढा को खोद रहा है, कितने दिन में खोद रहा है बाबू, तो 8 दिनों में खोद रहा है। एक बात देखिएगा, और कह रहा है कि उसी चौड़ाई और गहराई वाले 30 मीटर, यानी कि पहले 20 मीटर था अब 30 मीटर, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई का जो डायमेंशन है सेम है। अब कह रहा है कि 6 दिनों में खोदने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगा। तो यहां से जो व्यक्ति नहीं रहता है उसको मान लीजिए x। क्या मान लेना है, x, या दिन पूछेगा तो दिन के जगह पर x मान लीजिए, या इतना डायमेंशन वाला पूछेगा तो उसको x मान लीजिए। अब आपका क्या काम होता है, इसमें गुना करिए, फिर ऐसे और ऐसे गुना करिए। तो यहां से जो आपका आ जाएगा 12 इंटू 30, सबसे पहले x वाला गुना कीजिए, x इंटू 20 इंटू 6, कोई भी लिख सकते हैं किधर, लेकिन सीक्वेंस में लिख रहे हैं 20 इंटू 6, और यहां से गुना करना है बाबू 12 इंटू 30 इंटू 8, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 30 इंटू 8, 12 इंटू 30 इंटू 8
अब x का वैल्यू निकालना है तो आप इसको क्या करिए, बस गुना कर दीजिए। यहां से बाबू हो जाएगा 6 दूना 12, 2 से इसको काट दीजिए 10 मार्क में। फिर जब उधर 10 जाएगा तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कि x का फाइनल वैल्यू बच गया 3 × 8, यानी कि 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्ति की आवश्यकता हो बाबू? 24 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 6 दिनों में उस कार्य को करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया। अगला देखते हैं। एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 500 में बेची गई। देखिए 350 में खरीदकर 500 में बेचा है, तो इससे तो आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। 300 में 500 यानी कि 350 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा और 500 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जो दोनों का लाभ होगा, यानी कि जो कस्टमर है उसको लाभ होगा कितने का? 150 का। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य कितना है? 350 है, इंटू 100 कर दीजिए। देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, यहां से कितना बच गया बाबू? 3, और नीचे आ जाएगा 7, तो ऊपर से हो जाएगा 300 इंटू 7। सबसे पहले एक बताइए कि 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14 सही 1/7 होता है। कितना होता है? 14 सही 1/7 होता है, तो 3/7 है, मतलब कि 14 तिहाई 42 के आसपास जाएगा। अब हम देखते हैं कि 42 वाला हमारा ऑप्शन एक है और 42 वाला एक ऑप्शन है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? ये तो 42 रहेगा, ठीक। पॉइंट में होगा 3/7, और 3/7 को जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7 तिहाई 21, 7 चौका 28, यानी कि 4 के आसपास जाएगा। कितने जाएगा बाबू? यहां से कितना होगा? 4 के आसपास ही जाएगा ना, तो 4 में इसमें कोई नहीं दिख रहा है क्या? 3/7 यानी कि 1/7 का होता है 14 सही 1/7 होता है, तो यहां से किसका बात कर रहा है? 3/7 की कर रहा है, तो 14 तिहाई तो 42 होगा, 3/7 यानी कि लगभग हमारा जो वैल्यू जाना चाहिए कितना? यहां से कर सकते हैं 3/7, यानी कि 7 चौका 28, फिर 7 दूना 14, 42.42 के आसपास जाना चाहिए, जो कि नहीं है। यहां से क्या होगा? ए होगा आंसर की ए होगा? एक बार देख लेते हैं इसको। यहां से गुना करिएगा तो 7 चौका 28, यहां से बाबू गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 के आसपास जाएगा, 6 और 7 बचेगा, तो यहां से जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहां से 42.86 आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा। 42.86 आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, यही क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कह रहे हैं कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? सबसे पहले सोचिए कि ये बॉर्डर लाइन है। ये क्या है बाबू? बॉर्डर लाइन है, यानी कि इसको पास करना है आपको। क्या करना है? पास करना है। और इसके लिए कह रहा है कि कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है? 35% अंक की आवश्यकता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता को 145 अंक मिले और 23 अंकों से उत्तीर्ण हो गई, मतलब कि यहां तक वाई होगी तो इसको 145 अंक मिला। यदि और इसको 23 अंक मिल जाता, यदि और इसको 23 अंक मिल जाता तो वह बॉर्डर लाइन पे चली जाती, वह बॉर्डर लाइन पे चली जाती, लेकिन उसको 23 अंक नहीं मिले हैं। यहां से एक जो सेंस बनता है कि जो 35% अंक का वैल्यू है 145 तो लाई है, यानी कि 23 और ला देती तो वह 35% का वैल्यू हो जाता। और कोई भी जो मार्क्स होता है, कोई भी जो परीक्षा होता है 100, उसमें जो हम मान सकते हैं कि टोटल पूर्णांक होता है, यानी कि टोटल मार्क्स होता है वो 100% होता है। तो हम कहेंगे कि 145 लाई है, बॉर्डर लाइन पे जाने के लिए 23 अंकों की और आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 35% का जो वैल्यू होगा 145 प्लस 23 यानी कि 168 के बराबर होगा। 168 के बराबर होगा, तो हमको 100% चाहिए। तो सबसे पहले इसको 7 से काट दीजिए, 7 पचे 35, 7 दूना 14 और 7 चौका 28, यानी कि 5% का वैल्यू बाबू कितना है? 5% का वैल्यू है 24 अंक। तो 5% का वैल्यू है 24 अंक, तो हम लिख सकते हैं कि 100 लाने के लिए यहाँ पे तो 20 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ताकि हमको 100% लाना है। तो यहाँ पे 20 से गुना कीजिएगा तो 24 दूना 48, यानी कि 480 मार्क्स, 480। सी नंबर आपका सही होगा, 480। तो उम्मीद करते हैं यह बॉर्डर लाइन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 7485 और 8 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 9960 है। यदि ब्याज की दर पहले से दुगुनी हो जाए
तो साधारण ब्याज की दर से उतने ही राशि पर 7 वर्ष बाद का मिश्रधन क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष का जो इसको अमाउंट प्राप्त हुआ है, 3 वर्ष का जो अमाउंट है वह कह रहा है कि 7485 है, और फिर आगे बता रहा है कि 8 वर्ष के बाद कितना बाबू, 8 वर्ष के बाद यह हो जा रहा है 9960। मतलब कि इसको 5 वर्षों में कितना ब्याज मिला है बस उसको माइनस करिए। सबसे पहले 5 वर्ष के ब्याज, ये तो अमाउंट की बात कर रहा है बाबू, यह अमाउंट की बात कर रहा है। जब हम ब्याज की बात करेंगे तो 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स माइनस कर दीजिए। 9960 में से उसको माइनस करते हैं तो ये तो हो जाएगा 5, ठीक। 10 में से 5, ए बच गया 15, 5 बच गया, इधर से लेगा तो 15 में से 8 गया तो कितना होगा बाबू 7, कितना होगा 7, ए बच गया आपका 8, कितना हो गया 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2। यानी कि जो 5 बरस में जो ब्याज मिला है 2475 रुपया मिला है। तो 1 बरस में कितना मिला होगा, तो हम सिंपल इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 5 चौका 20, 4 उधर जाकर 47 बना दिया, 5 नवा 45 और 4 पचे कितना हो जाए, 5 से ना कर रहा है 5 25, बोलिए। तो 1 बरस में इसको 495 रुपया ब्याज मिल रहा है। 1 बरस में कितना मिल रहा है बाबू, 495 रुपया मिल रहा है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है यहां से, तो अब कितने वर्षों में पूछ रहा है, 7 वर्षों में पूछ रहा है। 1 बरस में 495, तो 7 बरस की बात कर रहा है। तो हम देखेंगे कि लेकिन अब जो रेट है, एक यहां पे चेंजिंग किया है, यदि ब्याज की दर पहले से दुगुना हो जाए, पहले से दुगुना हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका रेट निकालो आप लोग, 495 यानी कि 1 वर्ष में, यहां पे एक बात इसका प्रिंसिपल पहले हम निकाल लेते हैं। यदि 1 वर्ष में इसको 495 रुपया मिला है तो 3 वर्ष में कितना मिला होगा, 3 वर्ष में कितना मिला होगा। तो हम 3 वर्ष के लिए 3 पचे 15 के 5, 3 नवा 27, 27 एक 28 के 8 और 3 चौका 12 2 14, यानी कि 1485 रुपया मिला है। कितना मिला है, 1485 रुपया मिला है। और 3 वर्षों में इसका मिश्रधन कितना है, 7485 है। यानी कि इसका जो प्रिंसिपल होता है बाबू, अमाउंट माइनस, सॉरी इंटू नहीं होता है, अमाउंट माइनस जितने वर्ष का ब्याज है इतना। देखे ना, A3 का वैल्यू कितना है 7485, तो 7485 में से 1485 को माइनस कर लीजिए, तो जो P का वैल्यू आ गया 6000 आ गया, P का वैल्यू 6000। तो जो P का वैल्यू 6000 आ गया तो हम देख लेंगे कि ये 495 जो है कितना परसेंट का वैल्यू है, 495 कितना प्रतिशत का वैल्यू है। तो यहां से आप लोग निकालिएगा, क्या निकालिएगा कि 495, इसका जो रेट आ जाएगा बाबू 495, हम रेट निकाल रहे हैं 495 बाई 6000 इंटू 100, यानी कितना आ गया 6। ये जो 5 से यदि 6 है तो हम 2 से, क्योंकि इतना प्रतिशत रेट आया है, लेकिन अब का जो रेट हो जाएगा इससे दुगुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 लिख दे क्या इनटू में, ताकि आप लोग का दुगुना रेट आ गया। इसको काट के थोड़ा सा शॉर्ट, काटिए नहीं, बस इतना ही पर रहने दीजिए, जो रेट आया है इतना प्रतिशत, यानी कि 2 इंटू 495 अपन 60, इतना प्रतिशत का इसका आ गया है, कितना रेट आ गया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि साधारण ब्याज के दर से उतने ही राशि पर 7 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा। थोड़ा सा देखिए, 7 वर्ष की बात कर रहा है, 7 वर्ष की बात कर रहा है। जो आपका रेट है, रेट कितना है, रेट है 2 इंटू 495 और कितना था नीचे 60, और इसको गुना कर दीजिए 7 से। ये तो 1 वर्ष का है, इतना 7 वर्ष में इतना प्रतिशत मिलेगा जो इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेट इतना आ गया, तो पूछ रहा है कि उतने वर्ष में उसका कितना ब्याज बनेगा। तो डायरेक्ट ब्याज निकाल लो, किसका बाबू 60,000, 6000 है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 495 इंटू 7, बट्टा में कितना आ जाएगा, ये तो 100 नीचे आएगा, और यहाँ पे कितना था 60 था। अब आसान हो जाएगा काटना आपका, नीचे पूरा 60,000 है, 6000 है, ऊपर पूरा 6000 है, 7 दूना 14, 14 पचे कितना हो जाएगा 70, 14 पचे 70, और 14 नवा कितना होता है 14 सतह होता है, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सतह 98, 14 नवा कितना होता है 14 सतह 98, 14 अठे 7200, और ये 9 किससे गुना कर रहे हैं 9 से ना, तो 126 हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे क्या,
तो 126, और यहाँ पे हमारे हाथ में कितना था, 7 था। 14 5 कितना हुआ था, 70, 70 का जीरो लिखते, 126, 126 में जब 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 131 आ जाता है। 131, 13 बच जाएगा, और 14 यहां से हो जाएगा 14, 14 चौका 56, 56 और 13 को जोड़िएगा, 56 और 13 को जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि 69 आ जाएगा। ये यही आएगा क्या, 6910। लेकिन इसमें भी आपका क्या है, ये तो आपका टोटल ब्याज निकला है, लेकिन ब्याज के अलावा यहाँ पे इसका प्रिंसिपल कितना है, 6000 रुपया है। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, यानी कि 12910, 12910 आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए 12930, 12930 लिखा है क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, यहां पे गुना में देखते हैं, 2 7 14, 14 5 70 की जीरो, 14 9 14 5 70 की जीरो, 14 9 26, 26 में 7 जोड़ना था, हम 5 जोड़ दिए थे, 133 होना चाहिए बाबू। यहां से जो होगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता है, यहां से कितना होना चाहिए, 5 नहीं जोड़ना चाहिए, हमको 7 जोड़ना चाहिए, 7। अब तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 3। इसको काट के लिख देते हैं 12930। आपका जो सही आंसर बनेगा वह कितना नंबर बनेगा, सही नहीं, यहां पे आंसर बनेगा डी नंबर, सही आंसर डी नंबर 12930। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश किया। साधारण ब्याज पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपये, दशमलव है, 184 रुपया अधिक है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, यहां से क्वेश्चन को देखिए कि जो यहां पे 5% की दर से 2 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कोई धनराशि निवेश किया गया है, ठीक उतनी ही राशि पे यानी कि 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज दर पे कहीं और निवेश किया गया है, और दोनों तरह से जो प्राप्त इंटरेस्ट है, जो प्राप्त ब्याज है, उसको तुलना कर रहा है कि जो साधारण ब्याज से मिला है वह 184 रुपया अधिक है। किससे अधिक है बाबू, जो चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त है उससे। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले देखिए रेट कितना है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का इफेक्टिव रेट, तो T इंटू आर होता है, 5% है 2 वर्षों के लिए, तो वहां पे जो ब्याज मिलेगा इसको 10% का मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में तो एक बार फार्मूला लिखवा देते हैं। फार्मूला क्या होता है कि x + y xy by 100, कहां लिख दे, यहां पे लिख देते हैं। 2 साल का इफेक्टिव रेट का जो फार्मूला होता है x + y xy by 100, और नहीं तो बताते हैं कि जो भी 4% है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 4, पहले तो 2 से गुना कीजिए, 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 8%, और उसके होल स्क्वायर को जोड़ दीजिए, यानी कि 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 6, यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। तो हम देखते हैं 2 अंकों के बाद ही दशमलव आना चाहिए, 3 अंक हो तो एक इधर प्लस में कर दीजिए, 2 अंकों के बाद दशमलव दे देना है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8.16%। अब आपका काम क्या है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज से है यहां पे मिला है 8.16%, जबकि सिंपल इंटरेस्ट से 10%। दोनों में अंतर देख लीजिए, दोनों में जो अंतर है वह कितना का अंतर है 1.84% का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में 1.84 ज्यादा ब्याज मिला है और उसी का वैल्यू दे दिया है 184 रुपया, तो 1.84 का वैल्यू है 184 रुपया। तो हम यहां से लिख सकते हैं, नीचे 100 कर दीजिए और 184 से 184 कर दीजिए, यानी कि 1% का जो वैल्यू आ जाएगा बाबू 100 आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, निवेश की गई राशि पूछ रहा है, और निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल होता है 100%, 1% का वैल्यू 100 है तो 100% का वैल्यू 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लो, पहले से 2 था अब और 2 लगा के अपना आंसर पुट कर दो, यानी कि 10,000 आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, कैलकुलेटिव तो है, यदि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आजकल वर्क एंड टाइम का पूछ रहा है कि 10 महिला किसी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिला के स्थान पर 5 पुरुष काम कर लेते हैं,
काम पर लगा दिया जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देखिएगा कुछ ही सेकंडों में इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जब और की बात कर देगा पुरुष और महिला में, तो दोनों का पहले एफिशिएंसी निकाल लीजिए। दोनों का पहले एफिशिएंसी निकालिएगा तो हम कहेंगे कि जो 10 महिला है किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रही है, यदि एक दिन में कराना हो, ये सोचिए कि 15 दिन में ना कराकर हमको एक दिन में कराना हो तो कितना महिला लगेगी। तो डायरेक्ट इससे गुणा कर देते हैं हम लोग कि 15 × 10 यानी कि एक दिन में काम कराने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका बाबू, एक दिन के लिए बात कर रहे हैं, एक डेज के लिए बात कर रहे हैं कि एक डेज में काम को फाइनल कराना होगा तो 150 महिला लगेगी, 150 वुमेन लगेगी। जबकि 15 पुरुष इसी काम को, देखो ना क्या कर रहा है, 15 पुरुष इसी कार्य को, इसी काम को यहां से आ जाएगा कितना है, 10 महिला 15 दिनों में कर रही, तो एक डेज में कराने के लिए 150 वुमेन लगेगी। कितना, 150 वुमेन। लेकिन इसी कार्य को एक दिन में कराने के लिए 15 पुरुष 5 दिन ले रहे हैं, मतलब कि एक दिन में कराना होगा तो 15 × 5 = 75, यानी कि कितना होगा, तो 75 को जो होगा मेन होगा। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहां से वुमेन और मैन का रेशियो निकाल लीजिए कि दोनों का कितना एफिशिएंसी है। तो यहां से जो हो जाएगा वुमेन प्लस मैन, यहां से ला रहे हैं वुमेन प्लस मैन, यहां से आ जाएगा बाबू 75/150, यानी कि कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि एक मैन का जो क्षमता होगा, यहां से इसको लाए हैं ना, नीचे लाए हैं वुमेन के, 150 वुमेन बराबर 75 मैन है, तो वुमेन बट्टा यहाँ पे मैन आया है तो कितना हो जाएगा, वुमेन का क्षमता 2 यूनिट, मैन का क्षमता नहीं। यहां से कह रहा है कि 150 वुमेन बराबर है 75 मैन के, तो वुमेन तो लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको उधर लेके भेजा है 2/1, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो मैन का क्षमता है वुमेन से दुगुना है, वुमेन से दुगुना है, यानी कि जो पुरुष जो है 75 आदमी जितना दिन में कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बात क्या आया है, ये तो आया है आपका टाइम का ना, तो ये देखिए हम लोग टाइम का रेशियो निकाले हैं, लेकिन जो सेम वर्क होता है, वर्क कांस्टेंट है, तो जो इसका एफिशिएंसी होता है पलट जाता है। यहां से 2 × 1, ये बाबू ये जब टाइम का रेशियो हो, थोड़ा सा अलग साइड से लिख देते हैं, जब एक कितना किसका रेशियो है, टाइम का, तो एफिशिएंसी इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब हमको एफिशिएंसी का निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1:2, यानी कि एक मर्द की जो काम करने की क्षमता है 2 स्त्री के बराबर है। बस इसका यही सेंस है। आगे देखिए, आप क्वेश्चन पे चलते हैं, बस इतना यदि आप लोग निकाल देना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महिला एक दिन, यानी कि 10 महिला इस कार्य को प्रारंभ कर देती है करना, तो 10 महिला एक दिन में 10 यूनिट काम करेगी, क्योंकि एक महिला एक दिन में 1 यूनिट कार्य करेगी, तभी तो 150 यूनिट वर्क को कितना दिन में, ये जो एक महिला 150 में कर रही है फिर टोटल, और इसको कर रहा है पुरुष जो कर रहा है 75 दिन में, तो इसका टोटल वर्क कैसे मानते हैं, टोटल वर्क हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। तो टोटल वर्क हम मान लिए 150 यूनिट है, टोटल वर्क 150 यूनिट है। आगे कह रहा है कि जब 10 महिला किसी काम को जब 15 दिन में कर रही है, तो 10 महिला एक दिन में 10-10 यूनिट काम कर रही है, तभी तो 15 दिन में 150 कर देगी। तो कहिएगा कि हाँ, यानी कि 10 महिला एक दिन में 10 यूनिट काम करेगी, जब कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन 3 दिन बाद, अब क्वेश्चन पे देखिए, 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन तक वह कितना काम कर देगी, तो कहिएगा कि 3 दिन तक वह काम कर देगी 30 यूनिट। 3 दिन तक वह कितना काम कर देगी, 30 यूनिट। तो अभी भी जो शेष वर्क हो जाएगा, टोटल तो 150 है, जिसमें से 30 डन हो गया, तो जो बाकी वर्क है, बाकी वर्क कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। अब 120 यूनिट को क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 महिला के स्थान पर 5 पुरुष काम करने लगते हैं। तो 5 महिला तो है ही, अब 5 पुरुष आएंगे, तो अभी बताए हैं कि एक जो पुरुष की काम करने की क्षमता है महिला के दुगुना है, मतलब 5 आए तो 10 महिला आ गई, 5 महिला बराबर 5 पुरुष बराबर 10 महिला आ गई। तो हम कर सकते हैं कि जो 15 महिला है एक दिन में, यानी कि 15 महिला इस कार्य को कितने दिन में करेगी, 15 महिला, तो 120/15, क्योंकि एक दिन में 15 महिला 1-1 यूनिट के दर से काम कर रहे हैं, तो यहां से कितना दिन में इस काम को फाइनल कर देगी, 8 दिन में, 8 दिन इसमें समय लगेगा। और क्वेश्चन आप देखिए, अब क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि शेष वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, या कुल वर्क में कितना दिन का समय लग गया। तो पहले तो बाबू लग गया है 3 दिन, यहां से देखिए पहले 3 दिन, अब लगा है 8 दिन, तो 3 + 8, जो अब सही आंसर होगा 11 दिन। सही आंसर कितना होगा, 11 दिन सही आंसर होगा, 11 दिन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है,
तो ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा लॉस। तो जो इसका एसपी आएगा वह सीपी प्लस लॉस होता है, यानी कि यहां से जो आएगा कितना होगा बाबू, यहां से जो आएगा सीपी वह एसपी प्लस लॉस के बराबर होता है। तो कहिए कि हाँ, तो 6 यूनिट इसका सीपी हो गया, लॉस हुआ 1 यूनिट का, तो प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो 1/6 इंटू 100, और 1/6 का वैल्यू होता है 16.67%। इसको आप लोग काट के चेक कर लीजिए, 16.6 सही आंसर आपका डी नंबर है। तो आज का ये हमारा छोटा क्लास रहा जिसमें आप लोग को बताने की कोशिश की है कि आजकल का क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसका सही पैटर्न क्या होता है। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।